नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का विश्व इतिहास की क्लास में। आज से हम आपके विश्व इतिहास की आपसे शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, विश्व इतिहास की इस क्लास में हम आपके एक विश्व इतिहास का जनरल परिचय, वो भी पुनर्जागरण से पहले का विश्व आपके कैसा रहा है, फिर पुनर्जागरण से हमारा जो आपके सिलेबस शुरू होगा वहाँ से विस्तृत रूप से आपके विवेचना इसकी करेंगे। लेकिन पुनर्जागरण से पहले का आपके संसार कैसा है और विशेषकर यूरोपीय संसार कैसा है, उसकी चर्चा हम आपसे करें। जैसे देखिएगा, ये आपके क्या है, विश्व इतिहास का मैप है आपके सामने, जिसमें आपको पता है कि भाई यूरोप है। हालांकि ये मैप आधुनिक मैप है। कौन सा मैप है? ये आधुनिक मैप है। और इस मैप के अंतर्गत देखें कि सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व में 3000 ईसा पूर्व में हम आपके किसकी बात करते हैं? यूनानी सभ्यता की बात करते हैं, ग्रीस सभ्यता की बात करते हैं। ग्रीस सभ्यता जो कि आपके देखें कि यूरोप का जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप था, यूरोप का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपके यूरोप का, यहाँ पर आपके किसका? यूनानी सभ्यता का आपके उद्भव हुआ। यूनानी सभ्यता की गतिविधियों का आपके केंद्र था। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है। अब ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। यहाँ आपके कई छोटे छोटे राज्य थे उस समय। उन राज्यों में नाम आते हैं, जैसे स्पार्टा का नाम आता है, एथेंस का नाम आता है, कोरिंथ का नाम आता है। ऐसे छोटे छोटे राज्य आपके कहाँ पर थे? इस दक्षिणी पूर्वी इलाके में थे। और ये सभी एक व्यापारिक नेटवर्क से गुथे हुए थे। व्यापारिक नेटवर्क से क्यों? क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, इसलिए एक व्यापारिक नेटवर्क से गुथे हुए थे। ठीक है ना। अब क्या हुआ, आगे चल करके इस यूनानी सभ्यता को हम आपके यहाँ पर देखिए बात करें कि यूनानी सभ्यता है। प्रारंभ में आपकी कौन सी सभ्यता के रूप में ले रहे हैं? यूनानी सभ्यता। अगर यूनानी सभ्यता की हम बात करें तो मैंने बताया कि ये कहां पर? यूरोप के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। और इसमें आपके क्या थे? छोटे छोटे नगर राज्य, छोटे छोटे नगर राज्य। एक ब्रीफ में ही मैं आपको यहां पर इसकी नॉलेज दे रहा हूं। छोटे छोटे नगर राज्य थे किसमें? जो आपके यूनानी सभ्यता है इसमें। इन नगर राज्यों में जैसे नाम आते हैं, एथेंस का नाम आया, स्पार्टा का नाम आया और आपके कोरिंथ का नाम आया। कोरिंथ का नाम आया। ये सभी आपके व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ाव, व्यापारिक नेटवर्क से आपके इनका जुड़ाव था। ठीक है, लेकिन इस यूनानी सभ्यता को कालांतर में यूनानी साम्राज्यवाद और ईरानी साम्राज्यवाद का सामना करना पड़ा। ठीक है, ग्रीक सभ्यता का आपके पतन हुआ और रोमन साम्राज्य का उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ है? रोमन साम्राज्य का उद्भव हुआ। यहां ग्रीक सभ्यता के पतन के पश्चात आप देखें कि रोमन साम्राज्य का उदय हुआ है। अब रोमन साम्राज्य का आपके जो क्षेत्र है वो कौन सा था? दक्षिणी यूरोप का क्षेत्र था। और इसका आधार आपके इन्होंने किसको बनाया? आधार बनाया इटली को। किसको बनाया है? रोमन साम्राज्य का आपके ग्रीक सभ्यता के पतन के पश्चात रोमन साम्राज्य का आपके उदय होता है। और इसने अपना आधार आपके किसको बनाया है? इसने आधार बनाया आपके दक्षिणी यूरोप का जो क्षेत्र है उसको, आपके वहां पर उद्भव हुआ था इसका। और इसने आधार इटली को बनाया। किसको बना लिया है? इटली को आपके अपना आधार बना लिया है। अब देखिए, इसने इटली को जब अपना आधार बनाया तो आप एक बात आपके यहाँ पर गौर कीजिएगा कि इटली को आधार बना करके भी अगर इसकी हम स्थिति को देखें, ठीक है, किसको? स्थिति को अगर इसकी को देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई कि जो रोमन साम्राज्य का वैभव है, रोमन साम्राज्य का वैभव है वो आपके कहाँ? उत्तर में आल्पस पर्वत तक फैला हुआ था। उत्तर में कहां तक? ये आपकी स्थिति है।
ठीक है ना। उत्तर में आपके आल्पस पर्वत तक फैला हुआ आपके इसका क्षेत्र था, किसका, रोमन साम्राज्य का, और संपूर्ण क्षेत्र को इसने अपने आप में समाहित कर रखा था। ठीक है ना, यानी कि समुद्र से आपके इधर के क्षेत्र में तो आपके समुद्र से सुरक्षित है, इधर समुद्र से सुरक्षित है, इधर समुद्र से सुरक्षित है, और आल्पस पर्वत तक आपके इसका विस्तार फैला हुआ था। ठीक है ना। अब आपके जब उत्तर में आल्पस पर्वत और आपके अन्य दिशाओं में समुद्र से सुरक्षित आपके ये था, तो यहां पर ईसा की आरंभिक सदियों में ही अगर देखा जाए, ईसा की आरंभिक सदियों में देखा जाए तो यहां पर आपके जूलियस सीजर नाम के शासक और पाम्पे नामक आपके एक शासक, ये क्या थे, एक तरह से सैनिक कमांडर थे। जूलियस सीजर और पाम्पे इनके नाम आते हैं, ये आपके क्या थे, एक तरह से सैनिक कमांडर थे। जैसे जूलियस सीजर का अगर हम समयकाल अगर देखें, जूलियस सीजर का अगर हम समयकाल देखें तो 90 से 44 बीसी तक आपके दिखाई देता है। 90 से 44 बीसी तक आपके कौन है, जूलियस सीजर है। खुद आपके रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो आपके देखिए लगभग 753 से लेकर के 476 ईस्वी तक, 753 बीसी से 476 एडी तक कौन सा रोमन साम्राज्य हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। मैंने बताया ये साम्राज्य उत्तर में आपके आल्पस पर्वत से और दिशाओं में समुद्र से सुरक्षित था। ठीक है, यही ईसा की आरंभिक जो शताब्दियां थी वहां पर आपके जूलियस सीजर और पाम्पे नामक आपके कुछ सैनिक कमांडर हुए। क्या हुए हैं, सैनिक कमांडर। इन्होंने रोमन साम्राज्य को अत्यधिक उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। रोमन साम्राज्य की प्रोग्रेस आपके जूलियस सीजर के समय होने लगी। देखते ही देखते आपके देखें कि भाई जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य ने एक विशाल आकार ग्रहण कर लिया। विशाल आकार आपके रोमन साम्राज्य का फैल गया, जिसके अंतर्गत दक्षिणी यूरोप तो था ही, साथ में पूर्वी यूरोप में भी यह शक्तिशाली रूप से स्थापित हुआ है। किसके अंतर्गत, पूर्वी यूरोप के अंतर्गत भी यह शक्तिशाली रूप से स्थापित हुआ है। कौन सा, जो अपना रोमन साम्राज्य है। ठीक है ना। अब आपके देखो कि इसमें आपकी दिक्कत कहां पे आरंभ हुई, दिक्कत आरंभ हुई तीसरी सदी में। तीसरी सदी में आपके, तीसरी सदी का जो काल है इसके लिए, तीसरी सदी का जो काल है वो आपके संकट काल के रूप में है, संकट काल है। और संकट काल क्यों है, क्योंकि सासानी वंश के रूप में आपके एक नवीन संकट इसके सामने उपस्थित हो गया। किसके रूप में, सासानी वंश के रूप में एक नवीन संकट उभर करके सामने आया। इससे क्या हुआ कि जो रोमन साम्राज्य है इसका विभाजन हो गया। रोमन साम्राज्य का क्या हो गया, विभाजन। जब रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ तो एक तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य बना और एक आपके कौन सा बना, पूर्वी रोमन साम्राज्य बना। अगर आप देखें तो देखिए ये रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का आपके क्या हुआ है, विभाजन। एक तो आपके कौन सा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य बना, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और एक आपके कौन सा बना है, पूर्वी रोमन साम्राज्य। कौन सा बना है, पूर्वी रोमन साम्राज्य बना है। अब आपके देखिए पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी अगर देखी जाए तो इसकी राजधानी थी रोम। राजधानी कौन सी थी, रोम आपके इसकी राजधानी के रूप में थी। ठीक है ना। और पूर्वी रोमन जो साम्राज्य था, ठीक है ना, जिस पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव था, यूनानी सभ्यता का प्रभाव आपके किस पर था, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के ऊपर था, और इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कौन सी थी, कुस्तुनतुनिया। इसकी राजधानी आपके कौन सी थी, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया आपके इसकी राजधानी के रूप में थी। इसको बाइजेंटाइन साम्राज्य या बिजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बिजेंटियन
साम्राज्य के रूप में भी किसे देखा जाता है? इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को देखा जाता है, जिसकी राजधानी आपके कौन सी थी? कुस्तुंतुनिया। और यूनानी सभ्यता का जो प्रभाव है वो आपके किस पर? देखो, यूनानी सभ्यता आपके कहाँ, ये बताई हमने, दक्षिणी पूर्वी यूरोप की। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप की जो यूनानी सभ्यता है उसका पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर पश्चिमी रोमन साम्राज्य को हम देखें, पश्चिमी रोमन साम्राज्य को यूरोप का उत्तर का जो हिस्सा है, देखिएगा, ये आपके कौन सा है? रोम का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है ये? रोम का। ये रोम आपके पश्चिमी रोमन साम्राज्य का क्या था? केंद्र था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का केंद्र आपके कौन था? ये रोम, राजधानी के रूप में। और पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है, जिसका आपके बैजेंटियन साम्राज्य के नाम से आपके जाना जाता है, जिस पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव था, उसका आपके कहां पर? कुस्तुंतुनिया केंद्र था। कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण आपके यहां पर हो जाता है, तो वो आपके केंद्र के रूप में था। लेकिन आपको क्या देखना है कि इस पश्चिमी यूनानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य को जर्मनी, ये आपके कौन सा क्षेत्र है? जर्मनी का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? जर्मनी का क्षेत्र है। जर्मनी की ओर से कुछ बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ गया। इसको आपके कुछ बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा है। बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों का आपके सामना करना पड़ गया। किसको? इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य को। ठीक है, जब निरंतर आपके पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर ये आक्रमण होने लगे, तो इससे जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है वो बिखर गया, टूट के आपके बिखर गया। और आपके विघटन के साथ ही यूरोप में सामंतवाद की शुरुआत मान ली। यूरोप में सामंतवाद की, यानी कि इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ, विघटन क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी की ओर से कुछ बर्बर आक्रमणकारी यहां पर आए और उन आक्रमणकारियों के कारण, ठीक है, यहां पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विखंडन हुआ और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विखंडन के फलस्वरूप यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत मान ली गई। हालांकि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये लंबे समय तक चला है। लंबे समय तक आपके देखा जाए तो 1000 साल तक आपके लगभग चलता ही रहा है पूर्वी रोमन साम्राज्य। लेकिन यहां आपके इसका क्या हो गया है? विखंडन हो गया। इसका क्या हुआ? विखंडन। और विखंडन हुआ है तो आपके क्या हुआ? सामंतवाद का उदय हो गया। सामंतवाद का उदय आपके यहां पर हो जाता है। हम सामंतवाद की अवधारणा में आपके यहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक ब्रीफ में आपके इसके बारे में बताएंगे। भाई सामंतवाद का उदय तो यहां हो गया, ठीक है। तो आपके सामंतवाद की जो अवधारणा ने आपके यहां पर जो अपनी जड़ें जमाई थी, कहां पर जड़ें जमाई अपनी? जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, वहां पर अपनी जो जड़ें सामंतवाद ने जमाई, ठीक है। इसी बीच यूरोप में एक नवीन बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। यूरोप में एक नवीन बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया। किस नाम से? पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया। इसके बाद आपके किसका? पवित्र रोमन साम्राज्य का उदय है। पवित्र रोमन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से आपके वो जाना गया, ठीक है। या एक बात आपके देखिएगा कि वस्तुतः जब आपके देखें कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ ना, तो विघटन के पश्चात जर्मन जो आक्रमणकारी यहाँ से आए थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में बस गए थे, ठीक है ना। इन जर्मन समूहों में ही ये जो आपके जर्मन समूह हैं, जर्मन समूह, इन जर्मन समूहों में अगर देखा जाए तो एक समूह का नाम आता है फ्रैंको।
एक समूह का क्या नाम आया? फ्रैंको। फ्रैंको नाम का आपके एक बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों का आपके एक समूह था, और ये आपके कहां पर? यूरोप का जो गॉल क्षेत्र है, गॉल क्षेत्र आपके यूरोप का है, यहां पर स्थापित हो जाता है। कहां पर स्थापित हो गया? गॉल क्षेत्र यूरोप में जाकर के आपके ये स्थापित हो गया, जो फ्रैंको नाम का आपके जर्मन समूह था। ठीक है ना। अब देखिए, फ्रैंको जो जर्मन समूह है, इसने आपके कई वंशों की स्थापना यहां पर देखने को मिलती है। जैसे अगर पहले देखा जाए तो पहले इसमें आपके मोरेविजियन आपके जो वंश है, मोरेविजियन वंश की स्थापना की गई। ठीक है ना। फिर आपके कैरोलिजियन वंश की स्थापना इसमें हुई है। तो यहां पर इस फ्रैंको समूह के द्वारा आपके वंशों की स्थापना, जैसे मोरेविजियन वंश है, वंश की स्थापना हो गई है। फिर आपके कैरोलिजियन आपके वंश है, उसकी स्थापना यहां पर हो गई है। कैरोलिजियन वंश की भी आपके इस क्षेत्र में, जो गॉल क्षेत्र है आपके यूरोप का, वहां पर आपके इसकी स्थापना हो गई है। ठीक है ना। अब स्थिति क्या हुई कि मुस्लिम इस कैरोलिजियन जो वंश है, कैरोलिजियन वंश की प्रतिष्ठा में आपके अत्यधिक वृद्धि होती है। इस वंश की प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि हुई भाई? ऐसा क्या हुआ कि कैरोलिजियन वंश के द्वारा मुस्लिम शक्ति को पराजित किया गया। कैरोलिजियन वंश है आपके, जो कि किसका है? फ्रैंको जर्मन समूह है, उसी का आपके कैरोलिजियन वंश है। ठीक है ना। और इसी वंश के द्वारा आपके मुस्लिम शक्ति को पराजित किया गया। और इसी कैरोलिजियन वंश का आपके एक शासक था शार्लमा। कौन सा शासक था? शार्लमा। कैरोलिजियन वंश का ही एक शासक कौन था? शार्लमा। इस शार्लमा को, जो कि फ्रैंको समूह के कैरोलिजियन वंश से संबंधित था, इस शार्लमा को रोम के पोप ने पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दे दी। शार्लमा को किसने? रोम के पोप ने पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि प्रदान कर दी है। तो शार्लमा आपके क्या बन गया है? पवित्र रोमन सम्राट बन गया है। पवित्र रोमन सम्राट बन गया है शार्लमा। ठीक है ना। और इसी आपके नाम से पवित्र रोमन साम्राज्य जाना गया है। यानी कि कैरोलिजियन जो साम्राज्य है, वही आपके पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया है। ठीक है। हमने आपके क्या बताया? देखिए, रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, विघटन हुआ तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य बना। पश्चिमी रोमन साम्राज्य को कुछ आपके बर्बर जर्मन समूहों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ये जर्मन आक्रमणकारी हैं, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के बस गए। इन्हीं में से एक समूह कौन सा है? फ्रैंको, जो कि यूरोप के गॉल क्षेत्र में जाकर के बस जाता है। गॉल क्षेत्र में इसने आपके कई वंशों की स्थापना यहाँ पर हुई, जिनमें मोरेविजियन वंश है, कैरोलिजियन वंश है। कैरोलिजियन वंश ने अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों को इसने पराजित किया। किसको पराजित किया है? मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया। और इसी वंश का, कैरोलिजियन वंश का एक शासक हुआ शार्लमा। शार्लमा को रोम के पोप के द्वारा पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी गई। और इसी कैरोलिजियन साम्राज्य को हम पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जानने लगे। किस नाम से? पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जानने लगे हैं। किसको? इस कैरोलिजियन वंश का जो आपके साम्राज्य है उसको। अब देखिए, यहां पर हमने ईसाई चर्च की बात की। ईसा की आपके पहली सदी में, अगर ईसाई धर्म की अगर शुरुआत देखी जाए तो ईसा की पहली सदी में ही आपके ईसाई धर्म की शुरुआत हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन आपको एक बात देखिए, यहाँ पर मैं एक टॉपिक आपके छोटा सा और लूँ, क्योंकि ईसाई धर्म का उदय हम यहाँ पर साथ में ले रहे हैं। ईसाई धर्म का उदय और सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था।
ईसाई धर्म का उदय और सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। मैंने बताया अभी कि पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। ईसाई धर्म और सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के अंतर्गत देखें, मैंने बताया कि ईसाई धर्म की जो शुरुआत है, ईसा की पहली सदी में ही आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। अगर देखा जाए प्रारंभ में ईसाई धर्म का स्वरूप देखा जाए तो ये कोई धार्मिक आंदोलन जैसा प्रतीत नहीं होता, अपितु धार्मिक आंदोलन के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी था। धार्मिक आंदोलन ही नहीं था केवल, क्या था, धार्मिक आंदोलन के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन भी था। स्वरूप एकदम कैसा था, सिंपल, आडंबर विहीन, ठीक है ना, यानी कि कोई आपके आडंबर ज्यादा यहां पर नहीं थे, बिल्कुल सादा था, ठीक है ना। किंतु धीरे धीरे आपके क्या होने लगा, इस ईसाई धर्म के अंतर्गत आडंबरों ने अपना स्थान बनाना आरंभ कर दिया। विभिन्न प्रकार के आडंबर आपके यहां पर आने लगे। तीसरी सदी ईस्वी में अगर देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण ईसाई संतों के नाम यहां पर आते हैं। कब, तीसरी सदी आपके ईस्वी में, और उन महत्वपूर्ण संतों में नाम आते हैं सेंट ऑगस्टाइन और सेंट पॉल का। किसके नाम आए तीसरी सदी में, सेंट ऑगस्टाइन और सेंट पॉल। सेंट ऑगस्टाइन और सेंट पॉल के नाम आपके यहाँ पर कब देखने को मिल रहे हैं, हमें तीसरी सदी में आपके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ही संतों ने आपके, क्योंकि मैंने बताया धीरे धीरे आडंबर स्थान प्राप्त करने लगे ईसाई धर्म में। पहले आपके क्या है, सामाजिक आंदोलन भी है, धार्मिक आंदोलन भी है, लेकिन तीसरी सदी में जब सेंट ऑगस्टाइन और सेंट पॉल का आपके यहाँ जन्म हुआ है, जब वो आपके पोप के रूप यहाँ पर आए हैं, तो इन्होंने क्या किया, मानव की मुक्ति के लिए आस्था पर बल दिया कि आस्था से ही आपके मानव की मुक्ति संभव है, ठीक है ना। किंतु आठवीं सदी में दो और आपके महत्वपूर्ण संत यहां पर आते हैं। आठवीं सदी में आपके दो अन्य महत्वपूर्ण संतों में नाम आते हैं पीटर लोम्बार्ड का। किसका नाम आया, पीटर लोम्बार्ड। किसका नाम आ गया है, पीटर लोम्बार्ड का, और टॉमस इक्विनास का नाम यहां पर आया। ये आपके कब आए हैं, आठवीं सदी में। ये कब हैं, तीसरी सदी में। ईसाई धर्म कब है, प्रथम सदी में। अंतर देखते चलिएगा, प्रथम सदी में सादा और आडंबर विहीन है, तीसरी सदी में सेंट ऑगस्टाइन और सेंट पॉल जैसे आपके जो यहाँ पर सेंट आए हैं, इन्होंने आपके मानव की आस्था पर बल दिया है कि मानव मुक्ति आस्था के बल पर ही संभव है। आठवीं सदी में यहाँ पर पीटर लोम्बार्ड और टॉमस इक्विनास जैसे आपके संत आए हैं। इन्होंने आपके क्या किया, मानव की मुक्ति आस्था के बजाय मानव के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं ना, उन कर्मों पर बल दिया है, कर्मों पर जोर दिया है, ठीक है ना, कि भाई मानव की मुक्ति आस्था से नहीं व्यक्ति के कर्मों से होगी। यहां कर्म का अर्थ था संस्कार, संस्कारवाद, पुरोहितवाद। कर्म का अर्थ आपके क्या है, पुरोहितवाद या संस्कारवाद है। कहां पर, यहां आठवीं सदी में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भाई कि ऐसा है, पुरोहित जो है, पुरोहित आपके जिसको हम आपके यहाँ पर ईसाई धर्म का धार्मिक व्यक्ति है, वो आपके ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति है, ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति है। अतः लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अगर आपके पुरोहित का, लोगों का अगर आध्यात्मिक उत्थान आपको चाहिए तो पुरोहित का सहयोग आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है, क्योंकि पुरोहित तो आपके ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति है। पुरोहित क्या है, ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति के रूप में है। जब आपके लोगों को अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहिए तो पुरोहित की आवश्यकता आपके आवश्यक है, अर्थात उसका सहयोग आवश्यक है।
इसलिए उन्होंने आपके बताया कि प्रत्येक ईसाई को 7 संस्कारों से गुजरना होगा। प्रत्येक ईसाई को 7 संस्कारों से गुजरना होगा। ये आपके किन्होंने कह दिया? इन आपके 8वीं सदी में जो पीटर लोम्बार्ड और आपके थॉमस एक्विनास जैसे जो आपके संत आए हैं, इन्होंने आपके कह दिया। ठीक है ना, 7 संस्कारों से गुजरना होगा। फिर इसी के साथ ही मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब आपके पुरोहित का महत्व बढ़ गया ना, चर्च व्यवस्था की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपके पुरोहित वर्ग का प्रभाव इसमें बढ़ गया। पुरोहित वर्ग का प्रभाव आपके कहां बढ़ गया है? मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ गया है। और इसी मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था को हम आपके किस नाम से? सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के नाम से जानते हैं। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था नाम आपके क्यों दिया है हमने? क्योंकि सभी जगह चर्च का हस्तक्षेप था मध्यकाल में। व्यक्ति के जन्म से लेकर के, यानी कि झूले और कब्र की अवधारणा से जुड़ा हुआ था चर्च यूरोप में, आपके मध्यकालीन यूरोप में। ठीक है, पवित्र रोमन सम्राट है, जो हमने पवित्र रोमन साम्राज्य की बात कही, पवित्र रोमन सम्राट इस सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था का रक्षक हो गया। रक्षक कौन हो गया है? पवित्र रोमन सम्राट। अभी हमने शालमा को आपके किसकी उपाधि दी थी? पवित्र रोमन सम्राट की आपकी उपाधि दी थी। ये पवित्र रोमन सम्राट आपके किसके रक्षक के रूप में उभर आया है? इस सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के रक्षक के रूप में उभर आया। ठीक है, अब आपके बात उठती है कि भाई कि इसको सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था क्यों कहा जाता है? ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपके एक बात तो याद रखिएगा, इस सर्वव्यापी जो चर्च व्यवस्था का आपके केंद्र है, इसका केंद्र कहां पर है? केंद्र है रोम में। केंद्र कहां पर है? रोम में। और पूरे यूरोप में इसकी ब्रांचेज हैं, चर्चेज के माध्यम से आपके पूरे यूरोप में फैला हुआ है। ठीक है ना, इसलिए आपकी क्या है? सर्वव्यापी चर्च है। और मैंने बता दिया, व्यक्ति के किसे जन्म से लेकर के उसकी कब्र, यानी कि झूले और कब्र की अवधारणा से आपके जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक साहित्य इससे प्रभावित, कला इससे प्रभावित, राजनीति आपके इससे प्रभावित, क्योंकि जो शासक है वो तो इसका संरक्षक है, रक्षक है इसका। ठीक है, अब क्या हुआ? ये सब 8वीं सदी का खेल है पूरा। 7वीं सदी में अगर देखें तो इस्लाम धर्म का उद्भव हो गया। किसका उद्भव हो गया है? इस्लाम धर्म का उद्भव हो गया। पैगंबर मोहम्मद ने जनजातीय क्षेत्र में, आपके जो अरब जनजातीय क्षेत्र था, उस अरब जनजातीय क्षेत्र में जो पंथ चलाया, वो आपके किस नाम से? इस्लाम धर्म के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? इस्लाम धर्म के नाम से जाना गया। इस्लाम धर्म 7वीं सदी में आपके किसने? जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी एक चीज़ आपको देखेंगे, आरंभ में पैगंबर मोहम्मद साहब को जो काबा क्षेत्र है, वहाँ के पुरोहितों के विरोध का सामना करना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद को काबा क्षेत्र में आरंभ में आपके उनके पुरोहितों का सामना करना पड़ा, और इतनी बड़े संकट आए कि कभी कभी तो इनकी जान तक पर बनाई, हमला किया गया इन पर। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भाई ऐसी आक्रामक गतिविधि आपके उनके साथ हो रही हैं, उनकी जान पर भी आपके हमले किए जा रहे हैं, तो उन्होंने आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ साथ सैनिक नेतृत्व को भी स्वीकार कर लिया। ठीक है ना, अपने हाथ में आपके किसको? आध्यात्मिक नेतृत्व तो इस्लाम का है ही, साथ में इस्लाम के सैनिक नेतृत्व को भी अपने हाथ में ले लिया। इसीलिए इस्लाम धर्म की विशेषता क्या बन गई कि इसमें भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति में निहित कर दी गई। भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति एक ही व्यक्ति में आपके निहित हो गई, और वो आपके कौन व्यक्ति बने? पैगंबर मोहम्मद साहब, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में, या खलीफा, उनके उत्तराधिकारी के रूप में आपके कौन हुए हैं? खलीफा हुए। अब क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब का लगभग 632 ईस्वी में क्या हो गया है? निधन हो गया।
ठीक है। तो उनके उत्तराधिकारी आपके कौन हुए? 4 आरंभिक खलीफाओं के नाम से जाने गए। खलीफाओं में नाम आप पढ़ते हो, हजरत अबू बकर का नाम आता है। किसका नाम आया? हजरत अबू बकर का नाम आया, हजरत उमर का नाम आया, हजरत उस्मान का नाम आया, हजरत अली का नाम आया, ठीक है ना। इन चारों जो प्रारंभिक खलीफा हैं, इनके काल में इस्लामिक शक्ति का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ, बड़े स्तर पर प्रसार आपके हुआ है, ठीक है। और इस्लाम ने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया है? एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया है, पूरा आकार ग्रहण कर लिया। और आप देखेंगे 7वीं सदी का मध्य है, ठीक है ना, लगभग 661 ईस्वी का जो समय है, 7वीं सदी के मध्य में, यहां देखिए एक तो पैगंबर और पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में आपके कौन है? खलीफा। और खलीफा का पद 661 ईस्वी में के लगभग में आपके के ये पद आपके कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया है। 661 ईस्वी के आसपास आपके ये पद क्या हो जाता है? वंशानुगत हो गया और उमैया वंश के खलीफा हो गए स्थापित। यहां पर आपके कौन से वंश के खलीफा आ गए हैं वंशानुगत के रूप में? उमैया वंश के। उमैया वंश के खलीफा आपके यहाँ आ गए, ठीक है। अगर उमैया वंश के खलीफाओं का क्षेत्र भी अगर आप देखेंगे भाई कि कौन सा क्षेत्र रहा है, तो इनका मुख्यालय रहा था दमिश्क। मुख्यालय कौन सा था इनका? दमिश्क था। फिर आपके देखें कि 8वीं सदी के जो मध्य का क्षेत्र है, इन्होंने लगभग 8वीं सदी के मध्य तक शासन किया है। किसने? इस उमैया वंश के द्वारा। फिर आपके कौन आया? यहां अब्बासी खलीफा आए। कौन आए हैं? अब्बासी खलीफा आए। अब्बासी खलीफाओं का आपके यहां पर इनका केंद्र कहां रहा है? बगदाद में रहा। अब्बासी खलीफाओं का केंद्र आपके कहां पर स्थापित हो गया? बगदाद में हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, जब बगदाद में अब्बासी खलीफाओं का आपके केंद्र स्थापित हुआ, तो इन्होंने आपके यहाँ से जो अब्बासी खिलाफत की जो शुरुआत हुई है, इसके पश्चात खिलाफत का पतन आरंभ हो जाता है, ठीक है ना। किसका? खिलाफत का पतन आरंभ हो जाता है। हालांकि आप देखें कि खलीफत के कई केंद्र आपके इस समय हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एक चीज पर गौर करें कि इस्लामिक शक्ति के उद्भव, जो कि आपके लगभग 7वीं सदी के मध्य में हो गया, इस्लामिक शक्ति के उद्भव के पश्चात अगर पूरे पश्चिमी विश्व की अगर कोई महत्वपूर्ण घटना देखने को मिले, तो वो आपके क्या हैं? धर्म युद्ध हैं। क्रूसेड के नाम से जिन्हें जाना गया है। किस नाम से? क्रूसेड के नाम से जिन्हें जाना गया है। वो धर्म युद्ध आपके क्या हैं? बहुत सबसे महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। जो कि आपके धर्म युद्ध क्या हैं? जो इस्लामिक शक्ति और ईसाई शक्ति के मध्य एक लंबे समय तक चलते रहे। हम आपके पुनर्जागरण में एक कारण के रूप में भी इनका उल्लेख करेंगे डिटेल से, ठीक है। यूरोप के भी बहुत सारे शासकों ने आपके इन धर्म युद्धों में हिस्सा लिया और हिस्सा ले लेकर के प्रतिष्ठाएं अर्जित की हैं, ठीक है। लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के साथ ही बाइजेंटाइन जो साम्राज्य है, अभी हमने बताया आपको कौन सा साम्राज्य? बाइजेंटाइन साम्राज्य है, इसका भी पतन हो गया। क्यों? क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर आपके तुर्कों ने अधिकार कर लिया। मैंने बताया कि ये जो साम्राज्य है यूनानी सभ्यता से प्रभावित था। याद रखना, पुनर्जागरण में आपकी ये चीजें काम आएंगी हमारे, कि पूर्वी रोमन साम्राज्य है वो यूनानी सभ्यता से प्रभावित था। इसके आपके राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तो बाइजेंटाइन साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। ये आपके क्या है?
अब इस 1453 की घटना से ही कुछ इतिहासकारों ने आधुनिक विश्व की शुरुआत मान ली है। किसकी शुरुआत मान ली है? आधुनिक विश्व की शुरुआत मान ली है। अब हम एक ओवरऑल आपके अगर इसके बारे में, क्योंकि आधुनिक विश्व की शुरुआत आपके पुनर्जागरण के घटनाक्रम से है, ठीक है, तो पुनर्जागरण का घटनाक्रम हमारा आपके यहां जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज यहां देखें कि मध्य युग का जो समय है, मध्य युग का जो आपके यहां पर समय हम देखने को मिल रहा है हमको, उस मध्य युग के समय में यूरोप में क्या प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी? मध्ययुगीन यूरोप की विशेषताएं। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, दोबारा से जागना। इसका मतलब पहले व्यक्ति सोया हुआ है। सोया हुआ से तात्पर्य यहां पर क्या है कि कुछ ऐसे अभिलक्षण आपके मध्ययुगीन जो संसार है या मध्ययुगीन यूरोप है, उसमें कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो व्यक्ति के जागने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर उन बाधाकारी तत्वों को नष्ट कर दिया जाए, उन बाधाकारी तत्वों को समाप्त कर दिया जाए, तो व्यक्ति के पुनर्जागरण को बल मिलेगा, व्यक्ति के पुनर्जागरण को बल मिलेगा। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि उस मध्ययुगीन यूरोप में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो व्यक्ति के जागने में बाधा उत्पन्न कर रही थीं, व्यक्ति के जागने में बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो यहां पर बात क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का चलन था। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद, ये सामंतवाद का उदय है ना, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की एवज में यहां पर देखने को मिलता है। और यही गारंटी ये बाद में नहीं दे पाया, ठीक है ना, यही इसके लिए घातक भी हो गई सामाजिक गारंटी। अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो क्या है? गिल्ड प्रणाली है। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो आपके क्या है? गिल्ड प्रणाली है। और क्या है? मैनर प्रणाली है। गिल्ड प्रणाली है और क्या है? मैनर प्रणाली है। सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें तो यहां पर वंश परंपरा है। चूंकि सामंतवाद है तो सामंतवाद का अभिलक्षण ये भी है, वंश परंपरा है, ठीक है। धार्मिक क्षेत्र में देखें तो सर्वव्यापी चर्च है। सर्वव्यापी चर्च, सर्वव्यापी चर्च। और आपकी क्या है? पवित्र रोमन साम्राज्य। सर्वव्यापी चर्च और आपके पवित्र रोमन साम्राज्य। साहित्य के क्षेत्र में देखें तो रूमानी दृष्टिकोण है। साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए रूमानी दृष्टिकोण है। साहित्य के क्षेत्र में आपके क्या है? रूमानी दृष्टिकोण है। और आपके स्थापत्य में गोथिक स्थापत्य है। स्थापत्य में क्या है? गोथिक स्थापत्य है। स्थापत्य में आपकी क्या है? गोथिक स्थापत्य। अब मैं एक एक चीज की आपके इनमें से चर्चा आपके साथ करूं।
कि भाई हम आपके क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंतर्गत कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद है। मैंने बताया था कि सामंतवाद का जो उदय है वो आपके किसका, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये शोषण का केंद्र बन गए। जो सामंत है ना, शोषण का आधार बन गए कि भाई कि सामंतवादी व्यवस्था का इक्वल टू आपके क्या है, किसानों का शोषण, कृषि दासता की स्थिति उत्पन्न हो गई। आर्थिक क्षेत्र में हमने क्या बताया, गिल्ड प्रणाली है। गिल्ड आपके क्या है कि ये शिल्पियों का संगठन है। क्या है, शिल्पियों का संगठन। ये शिल्पियों का संगठन है ना, इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति थी। क्या आप देखें कि गिल्ड है, इस गिल्ड ने आपके अगर मुनाफा कमाया, गिल्ड का आपके क्या है मुनाफा, तो इधर आपके ये सामाजिक कल्याण का कार्य भी देखती थी। सामाजिक कल्याण के कार्य भी किया करती थी। वही स्थिति आपके यहां जो देखते हो ना, आप भारत में देखते हो आपके श्रेणी, भारत में क्या देखते हो, श्रेणी, उनके ही रूप में आपके देखने को मिलती है। एक तो हमने बताया आपके गिल्ड प्रणाली यहां पर है, श्रेणी व्यवस्था हम आपके कह सकते हैं इसको। श्रेणी क्या है, व्यापारिक संगठन है, शिल्पियों का संगठन कह लीजिए, व्यापारिक संगठन कह लीजिए। अब एक आप क्या है, मैनर प्रणाली। मैनर प्रणाली को आप देखें तो देखिए ये कोई लैंडलॉर्ड है, मान लीजिए भूस्वामी है, भूस्वामी की ये आपके क्या है भूमि है, ठीक है। भूस्वामी में आपके क्या था, एक क्षेत्र तो आपके मेंस का था, एक क्षेत्र डिमेंस का था, डिमेंस। अब ये देखिए, ये डिमेंस का जो क्षेत्र है ये भूस्वामी के व्यक्तिगत उपभोग के लिए है, भूस्वामी के व्यक्तिगत उपभोग हेतु, व्यक्तिगत उपभोग हेतु आपके क्या था, डिमेंस का क्षेत्र था। और ये जो मेंस है, ये जो मेंस आपके क्षेत्र हम देख रहे हैं, ये मेंस आपके कैसा है, ये रैयतों के अधीन है, रैयत के अधीन। मेंस का क्षेत्र है वो किसके अधीन है, रैयत के अधीन है। अब रैयत के अधीन क्यों है, रैयत के उपभोग के लिए क्यों है, क्योंकि ये आपके इसके बदले में यहां डिमेंस में, ये जो रैयत है ना, इस डिमेंस में क्या दिया करती थी, बेगार दिया करती थी। यहां पर अधीन नहीं कहेंगे, एक अधीनता से तो आपके बड़ा चक्कर पड़ सकता है, हम आपके ये कह सकते हैं इसको रैयत के उपभोग के लिए, रैयत के उपभोग के लिए। और इसके बदले में आपके क्या करते थे, ये यहाँ डिमेंस क्षेत्र में बेगार किया करते थे, अर्थात बिना किसी पारिश्रमिक के श्रम किया करते थे। और इसी ने मैनर प्रणाली या कृषि दासता का रूप धारण कर लिया है, कृषि दासता का रूप धारण कर लिया है, या मैनर प्रणाली का इसने रूप धारण कर लिया है, ठीक है। एक आपके सामाजिक क्षेत्र में वंश परंपरा, जो कि आपके किसका, आपके देखें कि सामंतवादी व्यवस्था के ही अभिलक्षण के रूप में है। धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च है, जिसका केंद्र आपके रोम था और संपूर्ण यूरोप में उसकी शाखाएं फैली हुई थी, सर्वव्यापी चर्च है, ठीक है। अब आपके एक रूढ़िवादी तर्कशास्त्र भी था यहाँ सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के अंतर्गत, रूढ़िवादी तर्कशास्त्र। रूढ़िवादी तर्कशास्त्र से तात्पर्य यहाँ पर क्या था कि रोमन कैथोलिक जो चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षा का ही आधार अपनाया हुआ था, और इसका मानना था कि चिंतन और मनन ही ज्ञान का साधन है, चिंतन और मनन ज्ञान का साधन है। रोमन कैथोलिक चर्च का आपकी शिक्षा पर एकाधिकार था, वो कहेंगे कि ये पढ़ना है तो ये ही पढ़ना है, धर्म का आधिपत्य है, किताबों में क्या लिखा है ये आपके कौन कहेगा, चर्च कहेगा,
ठीक है ना, पढ़ने की आपकी, क्योंकि इस समय तक आप देखें कि छापे खाने का आविष्कार वगैरह कुछ नहीं था मध्यकाल में, तो आपके किताबें इतनी होती नहीं थी, किताबें होती नहीं थी, तो आपके अगर किसी भी पादरी ने कुछ कहा कि भाई कि किताब में ऐसा लिखा है, अब किताब में ऐसा लिखा है तो वो परमानेंट है, क्यों? क्योंकि वो किताब अवेलेबल ही नहीं है लोगों के लिए। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर आई, छापा खाना ऐसे ही आया, तो किताबों की कॉपियाँ बनी, कॉपियाँ बनी, तो आपके उससे क्या चेंज आएगा? कॉपियाँ बनने से एक सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पर देखने को मिला वो आपके क्या था कि जैसे ही किसी ने कहा कि किताब में ऐसा लिखा है, तुरंत सामने वाले ने कहा भाई कौन से पेज नंबर पे लिखा है बता दो, ठीक है। तो अब आपके वो रूढ़िवादिता चलने की स्थिति नहीं थी। दूसरी ओर हमने कहा साहित्य में रूमानी दृष्टिकोण, रूमानी दृष्टिकोण से क्या है? साहित्य मनोरंजक परक साहित्य है। साहित्य कैसा है? मनोरंजक परक साहित्य है, सामंती समाज से रिलेटेड है, वीर गाथा काल है। कैसा है? वीर गाथा काल, जिसमें मनोरंजन के लिए आपके गढ़े जा रहे हैं आपके कोई ना कोई आपकी नई नई कहानियां, ठीक है ना, वीर गाथा का काल है, ठीक है। गोथिक स्थापत्य अगर देखें तो गोथिक स्थापत्य में आप ये देखेंगे कि क्या है? नुकीली मीनारों का प्रयोग है, नुकीली मीनारों का प्रयोग, कमानीदार छतें आपके इसकी गोथिक स्थापत्य की विशेषता के रूप में है। नुकीली मीनारें और कमानीदार छतें, ठीक है, ये इसकी आपके किसकी गोथिक स्थापत्य की विशेषता के रूप में है। ये सब आपके लक्षण कैसे थे? ये सब लक्षण आपके व्यक्ति के जागने में बाधा के रूप में काम कर रहे थे। अब आपके जैसे ही पुनर्जागरण हुआ तो आपके ज्ञान प्राप्ति की जो पिपासा है वो जागृत हो गई। अब परीक्षण किए जाने लगे, ठीक है। तर्क पर आपके तर्कशास्त्र जो आपके ये जो तर्कशास्त्र का उदय हो गया, ठीक है ना। अब आपके तर्क की कसौटी पर तथ्यों को खरा उतारा जाने लगा, पुनर्जागरण हो गया। ये जो सोने वाली जो प्रवृत्तियां हैं ये धीरे धीरे आपके क्या हो गई? लुप्त होने लगी और आधुनिक पश्चिम का उदय हो गया। किसका उदय हो गया? आधुनिक पश्चिम का उदय हो गया, जो 14वीं से 18वीं सदी के मध्य जो पश्चिम हमें दिखाई देता है ना, वो आपके पश्चिम हमें यहाँ पर आपके उसका उदय हुआ है, उस पश्चिम का उदय यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब इस काल में भी देखें कि देखो कि पूरा जो यूरोप है वो आपके भौतिक परिवर्तनों से तो गुजर ही रहा था, साथ में वैचारिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला भी यहाँ पर चल रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि पुनर्जागरण कोई घटना नहीं है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया भौतिक और वैचारिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही थी। भौतिक परिवर्तनों का आधार आपकी किसने? व्यावसायिक क्रांति ने दिया है, वाणिज्यवाद ने आपके तैयार किया है भौतिक परिवर्तनों का आधार, जबकि वैचारिक परिवर्तनों का आधार आपके कौन बन गया है? पुनर्जागरण बन गया है। वैचारिक परिवर्तनों का आधार आपके क्या हो गया है? पुनर्जागरण बन गया है। और फिर आप देखें कि भौगोलिक खोजें, धर्म सुधार आंदोलन और आपके राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय एक प्रक्रिया के रूप में आपके चलने लग जाते हैं। ये सब आपके एक दूसरे के कारण और परिणाम है, यहाँ ये जरूर याद रखना है हमें। ये सब एक दूसरे के कारण और परिणाम के रूप में हैं, इसलिए सभी तत्वों को हमको आपके एक साथ ही उनको देखना पड़ेगा, सभी तत्वों को एक साथ हमें देखना पड़ेगा। ये चीज हमारे आपके विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देखेंगे। यहाँ हम आपके किसकी बात करेंगे? जो वैचारिक परिवर्तनों का आधार जो आपके पुनर्जागरण था, उसकी हम आपकी चर्चा यहाँ आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारा आपके नेक्स्ट टॉपिक आपके क्या शुरू हो जाएगा? यहाँ पर पुनर्जागरण, पुनर्जागरण की शुरुआत। हम नेक्स्ट क्लास में हम आपके किससे? विश्व इतिहास की शुरुआत करेंगे, पुनर्जागरण से आपकी शुरुआत करेंगे। और आपके नेक्स्ट क्लास में आपको इस संपूर्ण जो हमारा सिलेबस है, प्रथम श्रेणी व्याख्याता का जो आपके सिलेबस है, उसके आपके संबंधित आपके कुछ पुस्तकों की भी चर्चा करेंगे कि भाई कौन सी पुस्तक आपको यहाँ पर देखनी है, पढ़नी है, ठीक है ना। हालांकि दायरा हम आपके पुस्तकों का सीमित रखेंगे,
एक एक चीज़ को आपके यहीं पर विस्तृत रूप से विवेचन उसका करेंगे तो आपके सीमित दायरे में रहते हुए आपकी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैंने बता दिया कि सारी घटनाएं एक दूसरे का कारण और परिणाम प्रतीत होंगी, एक दूसरे का कारण और परिणाम, और निरंतर आपके प्रभावपूर्ण तरीके से हम आपके विश्व इतिहास में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे आपके एक विश्व इतिहास की एक झलक जो यूनानी सभ्यता से लेकर के हम पुनर्जागरण तक धीरे धीरे आपके उसको जोड़ने का प्रयास आपके सामने किया है। अब पुनर्जागरण से नेक्स्ट क्लास में हम विस्तृत रूप से विवेचना इसकी करेंगे। धन्यवाद।